हेलो स्टूडेंट्स। आज हम और आप फिर से एक बारी साथ में हैं और आज की क्लास में बच्चे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम जैसा कि आप स्क्रीन पर डिस्प्ले देख भी पा रहे हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो बच्चे आज की क्लास में हमें ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है जिसे हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के नाम से जानते हैं। और इसका एक निक नेम भी है, इसका एक प्यार वाला नाम भी है बच्चे। इसको हम प्यार से ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या ईसोप भी बुलाते हैं, राइट। तो ये ईसोप बच्चे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये ईसोप हमारे लिए इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इंटरमीडिएट के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 5 से 10 मार्क्स का, हर एक अटेम्प्ट में तो नहीं कहूंगा, लेकिन हर एक अटेम्प्ट को छोड़ के ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में लगभग 5 से 10 मार्क्स का ईसोप टॉपिक से पूछा जाता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि टॉपिक हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं ईसोप की अकाउंटिंग। और सबसे पहले हम जानेंगे बेटा कि ईसोप आखिरकार है क्या, राइट। तो ईसोप की डेफिनेशन बच्चे आपको यहाँ डिस्प्ले हो गई है। ईसोप की डेफिनेशन फर्स्ट बुलेट पॉइंट पर हम ईसोप की डेफिनेशन जो है वो देख पा रहे हैं और इसको हम पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में बच्चे लिखा है ईसोप या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान is an option. First of all, it is an option. तो when we talk about an option, बच्चे जब हम एक ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन का मतलब होता है कि हमारे पास चॉइस है। इट मीन्स कि हम चूज करने की कैपेसिटी में है। और ये चॉइस हो सकती है कि हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उनमें से कोई चीज चूज करनी है। या ये चॉइस इस बात की भी हो सकती है कि हमें हाँ या ना बोलने की पूरी छूट है। यानी कि हम चाहें तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अगर मैं ऑप्शन में चॉइस की बात करूं तो इस ऑप्शन को अवेल करने या ना करने की, यानी कि यस और नो बोलने की चॉइस है। यानी कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसे अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, और अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे एक्सेप्ट ना भी करें तो भी चलेगा। तो इसमें जो बच्चे चॉइस है वो यस और नो की है। If you want, then you can exercise this option. You can avail this option. Otherwise, if you don't want, then there is no compulsion कि आपको वो ऑप्शन को चूज करना ही है, मैंडेटरी नहीं है, राइट। बट ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन दिया किसको गया। ये चॉइस हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि जी ये चॉइस है, ऑप्शन दिया गया है, बट वो चॉइस है किसके पास, चूज किसे करना है, राइट। तो यानी कि आगे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर्स, यानी कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को ये चॉइस दी गई यस और नो बोलने की। उसी कंपनी के ऑफिसर्स को भी ये चॉइस दी गई और उसी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज को भी ये चॉइस दी गई, राइट। यानी कि किसी भी कंपनी में 3 लोग हो गए जिन्हें हमने ये चॉइस दी। पहला कंपनी के डायरेक्टर्स, दूसरा कंपनी के ऑफिसर्स या मैनेजर्स, और तीसरा कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय। इन 3 लोगों को हमने ये चॉइस दी। अब हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन एक चॉइस है जहां पर यस और नो बोलने का अधिकार है। ये अधिकार कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर या परमानेंट एम्प्लॉयज के पास है। अब इस अधिकार में है क्या, इस अधिकार के क्षेत्र में यस और नो किसे बोलना है ये हमें पता होना चाहिए। तो कहते हैं बीच का पार्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, इसे अभी पढ़ेंगे। कहता है इस अधिकार में क्या अधिकार आया मेरे पास, टू परचेज और सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी, राइट। इतना ही कि जी मेरे पास अधिकार क्या आया, मेरे पास राइट क्या आया, मेरे पास ऑप्शन क्या आया कि मैं अगर चाहूं तो परचेज कर सकता हूं या सब्सक्राइब कर सकता हूं सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी। यानी कि कंपनी कुछ शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है, वो बेचना चाहती है और मेरे को ये ऑफर दिया गया है। तो ये ऑफर मैं चाहूं तो एक्सेप्ट कर सकता हूं, चाहूं तो रिजेक्ट कर सकता हूं, राइट। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि इसमें नया क्या है। ये तो जनरल पब्लिक को जैसे ऑफर दिया जाता है वैसा ही है कि जी पब्लिक के पास ऑफर है, चाहे तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। इसमें कौन सा बड़ा काम कंपनी ने किया कि जी मुझे एज एन एम्प्लॉय, एज एन डायरेक्टर मुझे एक ऑप्शन दे दिया कि जी तुम चाहो तो खरीद सकते हो, चाहो तो नहीं खरीद सकते हो। भाई वो तो मैं जनरल पब्लिक की तरह वैसे भी कर सकता था। तो जनरल पब्लिक में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा।
तो यहाँ पर बच्चे ध्यान देने वाली बात क्या है कि फर्क क्या होगा कि एट अ फ्यूचर डेट मैं एक फ्यूचर डेट को ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट कर सकता हूँ, चलो ये बात समझ में आती है। बट एट अ कंसेशनल प्राइस जनरली, राइट। तो अब मुद्दे की बात आई कि जी हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, एज अ कंपनी हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि इफ यू वांट देन यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन, you can avail the option, and under this option we are offering you that if you want then you can purchase or buy the securities offered by the company at a concessional rate। यानी कि हम कम कीमत पर आपको ये सिक्योरिटी परचेज करने का ऑफर दे रहे हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कम कीमत पर बाय करना चाहते हो या नहीं बाय करना चाहते हो। तो बच्चे कम कीमत, जब मैंने बोला कंसेशनल प्राइस, then it must not be misunderstood as an shares issued on discount, right? इसको हमें शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट की तरह मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। कंसेशनल प्राइस का मतलब यहाँ पर होगा प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस, राइट। कि जी मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं कि आप जो है मेरी सिक्योरिटीज को, मेरे शेयर्स को, मेरे डिबेंचर्स को आप खरीद लो, और इस ऑफर में आपको मैं मार्केट प्राइस से कम रेट पर बेच रहा हूं। आप इस बात को मत समझ लेना कि मैं आपको फेस वैल्यू से कम पर दे रहा हूं। फेस वैल्यू से हो सकता है स्टिल मैं ज्यादा पर ऑफर कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पर ऑफर कर रहा हूं। यानी कि जितने प्राइस में वो और लोगों को अवेलेबल है उतने प्राइस से कम प्राइस पर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे डायरेक्टर हो, क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉय हो, क्योंकि आप मेरे ऑफिसर या मैनेजर हो, इसीलिए एज अ कंपनी मैं आपको ये एक्सक्लूसिव ऑफर दे रहा हूं, राइट। तो इसमें आपका एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि यहाँ पर मैं एक ऐसा ऑफर दे रहा हूँ एज अ कंपनी जिसमें कंपनी के एम्प्लॉय, डायरेक्टर या मैनेजर्स को अपनी जेब से पैसे खर्चने हैं, राइट। कि जी ऑल दो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें सस्ते मिलेंगे खरीद लो, पर लेकिन फिर भी सस्ते भी मिलेंगे तो भी मुझे पैसे तो खर्च नहीं पड़ेंगे ना, डायरेक्टर को पैसे तो खर्च नहीं पड़ेंगे, एम्प्लॉय को पैसे तो खर्च नहीं पड़ेंगे। इसीलिए उसके पास चॉइस छोड़ दी कि जी देखो फायदा तो हो रहा है, सस्ते में मिल रहे हैं शेयर, सस्ते में मिल रहे हैं आपको डिबेंचर, चाहो तो खरीद लो, ठीक है। अगर नहीं चाहो तो तुम्हारी मर्जी, भाई पैसों का इंतजाम अपने पास देख लो और उसके हिसाब से बात करो, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि अभी जो चीज हमारे पास निकल के आई वो क्या निकल के आई कि ईसोप क्या है बेटा। ईसोप की अगर हम बात करें तो एज पर डेफिनेशन ईसोप बच्चे क्या है, ईसोप है पहली बात एक ऑप्शन है, राइट। ये समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या समझ में आई, गिवन टू किसको दिया है, डायरेक्टर्स को दिया है, ऑफिसर्स को दिया है, या परमानेंट एम्प्लॉयज को दिया है किसी भी कंपनी ने, ठीक है, इन लोगों को दिया है। क्या ऑप्शन दिया है, टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी। कंपनी जो सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, यानी कि कंपनी जो सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है उसे एक स्पेसिफाइड प्राइस पर बाय करने का या सब्सक्राइब करने का ये ऑफर है। तो एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड प्राइस पर आपको ये बाय करना है, और ये स्पेसिफाइड प्राइस होगा लेस देन मार्केट वैल्यू, राइट। मार्केट वैल्यू से कम पर आपको बाय करने का अधिकार दिया गया। साथ में ये बोला गया एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, फ्यूचर की डेट में आपको एक प्राइस मैंने बता दिया है कि जिस प्राइस में आप एक डेट के बाद या उस डेट को चाहो तो मेरी सिक्योरिटीज को कम रेट पर खरीद सकते हो, ये ऑप्शन आपको दिया गया, राइट।
इसमें समटाइम्स, राइट, आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस, राइट, ये कंडीशनल राइट होता है। समटाइम्स जो है हमें कुछ कंडीशंस भी अटैच्ड होती हैं जिसे पूरा करना होता है, राइट। ठीक है, और कंडीशंस बहुत तरह की होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इट विल बी अ कंडीशनल राइट कि आपको ये एक्सक्लूसिव ऑफर इसलिए भी दिया जा रहा है कि आप एक रिक्वायरमेंट, एक क्राइटेरिया पूरा करते हो कि जी आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर हो, आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो, या आप हमारी कंपनी के जो है मैनेजर हो, ऑफिसर हो। आपको इसीलिए हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, और प्लस आपको हो सकता है इस ऑफर को अवेल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस को फुलफिल करने की भी जरूरत पड़े। तो आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ गया है कि ईसोप क्या है। ये ईसोप जो है एक ऑप्शन जो कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज को दिया, और उसके अंदर ये बोला गया कि आप हमारे शेयर्स को सस्ते में खरीद लो, और वो प्राइस हम बताएंगे कितने में खरीद सकते हो, एक फ्यूचर डेट भी बताएंगे कब खरीद सकते हो, और हो सकता है कुछ कंडीशंस भी हो, तो वो कंडीशंस पूरी करोगे तभी खरीद सकते हो। तो सिंपल वे में हमें पता चल गया बच्चे कि ईसोप क्या है। अब ईसोप इशू करने के इस ईसोप को बच्चे हमने कई बार इस ईसोप को पढ़ा भी है, आपने लॉ में पढ़ा होगा। इस ईसोप को कई बारी स्वेट इक्विटी भी बोला जाता है, राइट। स्वेट इक्विटी यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जो एम्प्लॉइज को हम देते हैं, राइट। कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि जी स्वेट इक्विटी शेयर। अब हमें ये समझ में आ गया कि जी ये कुछ है, और इससे कंपनी को फायदा क्या है, नुकसान की अगर बात करें तो क्या है। बेसिकली बच्चे अगर मैं ईसोप के फायदे या नुकसान की बात करूं, तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि एम्प्लॉय को क्या फायदा है। सी, आई नो कि इसके अंडर मुझे कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को स्पेसिफाइड प्राइस पर खरीदने का ऑप्शन अवेलेबल हुआ, और ये स्पेसिफाइड प्राइस मार्केट प्राइस से कम होगा। और अगर ये स्पेसिफाइड मार्केट प्राइस से कम है, तो एज एन एम्प्लॉय मुझे बहुत फायदा है, क्योंकि मैं वो चीज सस्ते में खरीद के मार्केट प्राइस पर महंगे में बेच सकता हूँ, और इमीडिएटली मुनाफा कमा सकता हूँ, मुझे फायदा होगा, राइट। कि जी मेरे को सस्ते में मिला, मार्केट में उसकी प्राइस या रेट वैल्यू ज्यादा है, और मैं उसे सस्ते में खरीद के मार्केट में महंगे में बेचूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे फायदा हो जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव ऑप्शन मुझे ही अवेलेबल है क्योंकि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। तो एम्प्लॉय को तो सीधा सीधा फायदा है कि सस्ती चीज खरीद के मार्केट में महंगी बिक जाएगी, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, बट कंपनी को क्या फायदा है कि जिस चीज को वो मार्केट में 100 रुपीज में बेच सकती थी, उसी चीज को एम्प्लॉय को वो 60 या 70 रुपीज में बेच रही है, 30 या 40 रुपीज का वो नुकसान कर रही है पर शेयर पर, तो उसको कंपनी को क्या फायदा है। दैट केस इफ वी टॉक अबाउट कंपनीज, तो बच्चे यहाँ पर ये कुछ स्पेसिफाइड, क्योंकि हमने बोला कि दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू डायरेक्टर्स, right, officers, managers, or permanent employees, those who are basically taking care of the operations of the company, who are basically managing the company very well, and who plays a very important role in the management or policy making of the company, right। कंपनी के पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर में उनका बहुत अहम रोल है। और आजकल आप देखते हो कि कई बार आपने देखा होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट पर रेगुलरली वॉच करते हो, नजर डालते हो, तो समटाइम्स यू मे सी के एक कंपनी की मैनेजमेंट बदली, कंपनी का सीईओ बदला, कंपनी का कोई एक की मैनेजमेंट पर्सनल बदला, और वही कंपनी के शेयर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आनी चालू हो गई, प्राइस क्रैश हो गया, डाउन हो गया, बढ़ गया, बहुत कुछ हो जाता है एक एम्प्लॉय के भी इधर से उधर होने पर, राइट। यानी कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, कुछ कंपनी के वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको हम की मैनेजमेंट पर्सनल बोल सकते हैं। और उनका छोड़ के जाना कंपनी के लिए उतना फायदेमंद नहीं हो सकता। तो नॉर्मली कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, अपने की मैनेजमेंट पर्सनल्स को, अपने यू कैन से डायरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए ऐसे ऑप्शंस निकालती है कि आप
अगर चाहो तो आप हमारे शेयर्स खरीद सकते हो, हमारे जो है सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो एट ए स्पेसिफाइड प्राइस जो कि कम है मार्केट वैल्यू से, ठीक है। बट ये ऑप्शन जैसे कि मैंने बोला कि जी कंडीशंस अटैच्ड होती है, तो प्राइमरीली जो कंडीशन अटैच होती है, जैसे बोला गया एट ए फ्यूचर डेट, कि जी आप किसी फ्यूचर डेट पर ही खरीद सकते हो, माने आपको फ्यूचर डेट पर ही ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। और फ्यूचर डेट पर क्योंकि एम्प्लॉयज को अवेलेबल है, तो फ्यूचर डेट पर ये ऑप्शन अवेल करने के लिए आपको उस फ्यूचर डेट तक हमारा एम्प्लॉय बने रहना पड़ेगा, राइट। यानी कि अगर आप उस फ्यूचर डेट तक हमारे एम्प्लॉय बने रहते हो, आप हमारे यहाँ टिकते हो, ठीक है, तो उस केस में हम आपको ये ऑप्शन देंगे, ये आपको बेनिफिट देंगे, ये आपको फायदा होगा। और इन दैट केस द पीपल कैन थिंक ऑफ द मैनेजर्स और यू कैन से डायरेक्टर्स और परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ कैन थिंक ऑफ कि भाई वो कंपनी को छोड़ करके ना जाएं, कंपनी में वो पूरी तरह से पार्टिसिपेशन करें, कंपनी को फायदा दें, ठीक है, ताकि उस डेट के बाद वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सके। तो समटाइम्स एम्प्लॉयज के एक फ्यूचर डेट तक जुड़े रहने की कंडीशंस होती है। समटाइम्स ये बोल देते हैं कि अगर इस फ्यूचर डेट तक आपने इतना प्रॉफिट कमवा दिया हमें, इतना प्रॉफिट अर्न करवा दिया हमें, तो हम आपको उसके लिए आपको ये ई सोप दे देंगे। तो वो कंडीशन अटैच हो गई कि जी अगर प्रॉफिट कम आप हमें अर्न करके देते हो तो ऑब्वियसली। इसके बाद दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई कॉस्ट से रिलेटेड कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हो, तो ये इफेक्टिव ऑपरेशंस में चीजों को जो है मैनेज कर लेते हो, अच्छे से चीजों को कर लेते हो, तो तब आपको मिल जाएगा। तो देयर कैन बी सो मेनी कंडीशंस अटैच्ड टू द ऑप्शंस, राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि कंपनीज और एम्प्लॉयज दोनों को फायदा इससे हो रहा है बेटा। और कंपनी और एम्प्लॉयज को जो फायदा हो रहा है वो बेसिकली इसी वजह से ये ऑप्शन या ईसोप की कॉन्सेप्ट को जन्म मिला कि हमने कंपनी ने ईसोप इशू किए जिससे दोनों पार्टीज को फायदा दिख रहा है। और ऑब्वियसली हमें इसकी अकाउंटिंग सीखनी है कि इसकी जब कंपनी इशू करती है तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है, राइट। तो कुछ चीजें हमें अकाउंटिंग सीखनी है, तो अकाउंटिंग सीखने के लिए ईसोप से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, हम वो जानेंगे। बट पहले हम डेफिनेशन पूरी कर लेते हैं बच्चे, हमने बीच का पार्ट छोड़ दिया था, तो फॉर द टाइम बिंग अभी मैं फालतू की चीजें इरेज करके मैं उस चीज पर फोकस करता हूँ जो हमने अभी छोड़ दिया था, राइट। तो मैं ये फालतू की जो चीजें हमने लिखी हैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से और अंडरलाइन हटा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए कि हमने छोड़ा क्या था, राइट। तो बच्चे यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि जी हमने छोड़ा था परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, राइट। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसके बाद का जो बीच का पैराग्राफ था हमने छोड़ दिया था, अब आप इसे पढ़ सकते हो। चलिए पढ़ते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या था, कि ये लिखा है बच्चे अ कंपनी और ऑफ इट्स सब्सिडरी, यानी कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर कंपनी के खुद के हों, एम्प्लॉय कंपनी के खुद के हों, मैनेजर्स कंपनी के खुद के हों, ये कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं। और ये सब्सिडरी इंडिया में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। और ये कंपनी की होल्डिंग कंपनी के भी हो सकते हैं। और ये एम्प्लॉय या डायरेक्टर और परमानेंट एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स जो है कंपनी की एसोसिएट कंपनी के भी हो सकते हैं, राइट। यानी कि खाली ये जरूरी नहीं है कि ऑफिसर्स परमानेंट एम्प्लॉय डायरेक्टर्स डायरेक्टली रिलेट करे उसी कंपनी से जो ये ईसोप इशू कर रही है। ये कंपनी की सब्सिडरी यानी कि कंपनी की एक नीचे वाली कंपनी जिस पर जिसे कंपनी पूरी तरह से कंट्रोल करती है, उसके डायरेक्टर्स एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। कंपनी की होल्डिंग कंपनी यानी कि वो कंपनी जो जिस कंपनी से ये वाली कंपनी इशू करने वाली कंपनी कंट्रोल होती है, उसके डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। और बच्चे ये डायरेक्टर और एम्प्लॉयज जो है कंपनी की एसोसिएट कंपनी जो कंपनी के साथ लिंक्ड है, किसी वे में इनकी डेफिनेशन हमें जाननी है, और वो हम जानेंगे जब हम होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे। अच्छे से डेफिनेशन जानेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय द होल्डिंग कंपनी, व्हाट डू वी मीन बाय द सब्सिडरी एंड व्हाट डू वी मीन बाय द एसोसिएट। ये सारी डेफिनेशन हमें जाननी है। बट स्टिल अभी के लिए
कि जी अगर कंपनी की कोई होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी भी है तो ये एम्प्लॉय डायरेक्टर्स या फिर ऑफिसर्स ये उस होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के भी हो सकते हैं रादर देन द कंपनी इटसेल्फ जो ऑप्शंस इशू कर रही है। तो आइए यहाँ पर हमने डेफिनेशन कंप्लीट करी है, तो अब हम आगे चल पड़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि ईसोप से रिलेटेड कुछ खास बातें। राइट, कि जी इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी रिमेम्बर्ड कि जी क्या है, या आप बच्चे इसको अभी नोटिस करेंगे फिर ताकि हम अकाउंटिंग करते टाइम हमें जो है पता हो। ठीक है, सबसे पहले पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म आई है दैट इज ग्रांट। ग्रांट मतलब हमने अलाउ किया, हमने दिया, क्या दिया, ऑप्शन दिया। ठीक है, तो ग्रांट मतलब हमने ऑप्शन ग्रांट किया, ऑप्शन अलाउ किया, ऑप्शन को खोल दिया एम्प्लॉयज के लिए, कुछ भी आप बोल सकते हो। और जिस दिन को ये चीज हुई, जिस दिन को हमने ऑप्शंस ग्रांट किए, उस डेट को हम बच्चे बोलते हैं ग्रांट डेट। ग्रांट डेट माने जिस दिन ये ऑप्शन अवेलेबल हुआ एम्प्लॉयज के लिए। राइट, ठीक है। उसके बाद वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग से पहले मैं वेस्टिंग पीरियड बताऊंगा। राइट, ठीक है, वेस्टिंग का मतलब भी बताऊंगा, पहले वेस्टिंग पीरियड बताऊंगा। वेस्टिंग पीरियड क्योंकि ग्रांट डेट बच्चे, ग्रांट डेट यानी कि हमने आज के दिन ऑप्शन खोला कि जी आपको हमने इन्फॉर्म किया कि हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे अगर आप चाहो तो आप अवेल कर सकते हो, बट फॉर अवेलिंग द ऑप्शन यू हैव टू qualify or you have to fulfill certain mandatory conditions, and we are not telling you कि जी आप immediately उन conditions को fulfill करो, we are giving you the period, we are giving you the time in which you can fulfill those conditions, those are basically required to avail or exercise such option. Right, the vesting period is the period in which you are basically fulfilling the conditions on the basis of which you will be allowed to avail such an option. Right, ठीक है, तो ऑप्शन को अवेल करने के लिए आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है, आप ऑप्शन की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है जिसको बोला गया वेस्टिंग पीरियड। आप अगर इसे पढ़ेंगे, इट इज अ टाइम पीरियड between the grant date on the and the date on which all specified vesting conditions of an employee share based payment plan are to be satisfied। कि जी इस दौरान आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी है, अपनी क्वालिफिकेशन सिक्योर करनी है, अपने आप को एलिजिबल बनाना है कि आप उस ऑप्शन को अवेल कर सको। और अपने आप को एलिजिबल बनाने के प्रोसेस को ही हम बच्चे क्या बोलते हैं, वेस्टिंग। वेस्टिंग वो प्रोसेस जिसके बेसिस पर जिस प्रोसेस के अंडर, जिस प्रोसेस के गो थ्रू होकर के एम्प्लॉय ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल बनता है। राइट, ठीक है, तो और वेस्टिंग पीरियड यानी कि वो टाइम जिस दौरान आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो राइट, यहां तक हमें समझ में आ गया ग्रांट डेट, समझ आ गया। देन उसके बाद एक और चीज मैं बताता हूँ। राइट, ठीक है, एक और चीज हमारी रह गई है उसे हम और डिस्कस करते हैं। ग्रांट हो गया, वेस्टिंग हो गया, वेस्टिंग पीरियड हो गया, और बच्चे एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट का मतलब है वो डेट जिस दिन आपने सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी और इस दिन आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए या अवेल करने के लिए एलिजिबल हुए। राइट, तो स्टार्ट हुआ आपका, अगर हम एक लाइन डायग्राम बनाए बच्चे इसका और इसको समझें, तो लेट्स से कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसने ऑप्शंस ग्रांट किए। राइट, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जी एक्स लिमिटेड issued ESOPs to its employees, right, और कौन सी डेट को, ऑन यू कैन से 31/3/2020, 31/3/20 को ये अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं जो है आपको ये ऑप्शन देती। राइट, ये ऑप्शंस अवेलेबल है।
मैं ईसोप इशू कर रही हूँ, एम्प्लॉय को ये इंफॉर्मेशन चलेगी, राइट। उसके बाद ये बोला गया कि ये जो कंडीशंस हैं कि जी वेस्टिंग कंडीशंस, कि जी आप को क्या करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंटिन्यूअस 3 years, employment of continuous 3 years after grant date। यानी कि बच्चे, अगर आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, आपको ये ऑप्शन चाहिए, तो आपको 3 साल रुकना पड़ेगा, एम्प्लॉय को 3 साल रुकना पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर ग्रांट डेट के। यानी कि आप 3 साल रुकोगे, 3 साल रुकना ही इसकी कंडीशन है। 3 साल अगर रुक जाओगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। तो इस केस में बच्चे आपकी ग्रांट डेट हो जाएगी 31/3/2020। आपका वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा बच्चे 3 years। और फिर आएगी बच्चे वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट होगी जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल हो गए, और वो होगी 31/3/2023, राइट। 3 साल बाद आप जो है ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल हो गए, राइट। तो आपकी वेस्टिंग डेट आ गई। तो ग्रांट डेट, वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग डेट, कि जी इस दिन आप ऑप्शन अवेल करने के लिए, ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल बन गए। इसके बाद बच्चे, वेस्ट होने के बाद हमें एक और टाइम मिलता है थोड़ा, एज एन एम्प्लॉय हमें और टाइम मिलता है, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड यानी कि इस पीरियड के दौरान आप कभी भी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। यानी कि भाई सीधी सी बात है, ऑप्शन में तुमने दिया क्या था, कंपनी ने ऑप्शन में दिया क्या था, कंपनी ने बच्चे ऑप्शन में दिया तो यही था ना कि जी आप चाहो तो हमारे शेयर खरीद सकते हो। जी हमें समझ में आ गया जी, डिस्काउंट प्राइस पे खरीद सकते हो, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हो, तो ठीक है। और लेकिन ये करने के लिए 3 साल रुकना पड़ेगा। तो पहले तो मैं 3 साल मेहनत कर रहा था, रुक रहा था, काम कर रहा था, कंडीशन पूरी कर रहा था। अब कंडीशन पूरी करके मुझे थोड़ा सा चैन आया है, तो अब मैं सोचूंगा कि मैं ऑप्शन, अभी भी मेरे पास ऑप्शन ही है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे अवेल कर सकता हूँ, बट मैं अब इसे अवेल कर ही लूंगा क्योंकि 3 साल रुका हूँ, इसका इंतजार मैंने किया है, राइट। ठीक है, तो 3 साल रुकने के बाद मैं इसे अवेल कर ही लूंगा। लेकिन अवेल करने के लिए मुझे पैसों का इंतजाम भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये ऑप्शंस, मुझे ये शेयर्स खरीदने हैं, और उसके लिए आई नीड सम टाइम। दैट्स व्हाई जनरली कंपनीज गिव सम टाइम आफ्टर वेस्टिंग टू एम्प्लॉयज के बेटा इस दौरान आप पैसों का इंतजाम भी कर लो, सोच भी लो कि ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। हम आपको ये टाइम अलाउ करते हैं, और इस पूरे टाइम के बीच में कभी भी हमारे पास आ जाना, आप हमसे बोल देना कि जी ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, हम आपको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करवा देंगे, राइट। ठीक है, और एक पूरा पीरियड होता है जिसकी लास्ट डेट तक आप कभी भी जाकर के ऑप्शन अवेल कर सकते हो, तो वो हो गया आपका एक्सरसाइज पीरियड, राइट। ठीक है, और इसी के साथ एक्सरसाइज पीरियड के साथ बच्चे एक और चीज अटैच होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। एक्सरसाइज डेट क्या है कि जिस दिन एक्चुअली मैंने वो ऑप्शन को अवेल किया। एक पीरियड मुझे मिला था कि इस पीरियड में आप अवेल कर सकते हैं, बट मैंने जिस दिन एक्चुअली वो ऑप्शन अवेल किया उसको मैं बोल दूंगा एक्सरसाइज डेट, कि जी इस दिन मैंने ये ऑप्शन अवेल कर लिया, तो ये डेट मेरी हो गई बच्चे एक्सरसाइज डेट, राइट। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़ाएं, तो हमारा एक्सरसाइज पीरियड बच्चे हम कहते हैं लेट्स से 1 year। 1 year होगा।
तो इसमें मैं कह सकता हूं कि इस पूरे साल यानी कि 2023-24 एक्सरसाइज पीरियड है ना, 2023-24 में मैं कभी भी जाकर के ऑप्शन को अवेल कर सकता हूँ, राइट। ठीक है, और एक्सरसाइज डेट वो होगी जिस दिन मैं ऑप्शन एक्चुअली अवेल करूंगा, राइट। एक्सरसाइज डेट क्या होगी, जिस दिन मैं एक्चुअली वो ऑप्शन अवेल करूंगा। और फाइनल या लास्ट डेट जो मेरे लिए होगी एक्सरसाइज की, वो होगी 31/3/2024, यानी कि 31/3/23 से 31/3/24 के बीच में मैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। और 31/3/24 मेरी लास्ट डेट होगी। इस दिन के बाद मैं ऑप्शन अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा। तो 31/3/24 के लास्ट डेट तक मैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, इवन खुद 31/3/24 को भी कर सकता हूँ, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया आई होप कि एक्सरसाइज पीरियड एक्सरसाइज रेट क्या है। इसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस। प्राइस, किस प्राइस पर मुझे वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या अवेल करना है, राइट। तो इसको आप फॉर द टाइम बिंग इशू प्राइस भी कह सकते हो कि मैंने इशू कितने पर किया, इशू प्राइस फॉर सिक्योरिटीज या शेयर्स, राइट। शेयर्स के लिए हमारा इशू प्राइस क्या है, यानी कि कंपनी ने एम्प्लॉयज के लिए जो प्राइस रखा है वो क्या है, जो कि मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा कम है। और वो प्राइस क्या है जिसे हम इशू प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस बोलेंगे, राइट। ठीक है, इंट्रिंसिक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस, इसको हम समझते हैं कि जी यहाँ पर हमें पता चल गया कि जी वेस्टिंग कंडीशन ये थी और ऐसे कुछ था, एक्सरसाइज रेट थी, एक्सरसाइज प्राइस था। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखता हूँ कि जी और चीजें लिख देता हूँ, थोड़ी सी चीजें, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि जी एक्सरसाइज प्राइस जो था वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का प्राइस था, लेट सपोज ₹40 पर शेयर, राइट। ओके, उसके बाद जिस उसी शेयर की जो फेस वैल्यू की बात करूं, तो फेस वैल्यू हम बोलते हैं ₹10 पर शेयर। तो फेस वैल्यू से ऊपर है, डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं है। और मेरा जो मार्केट वैल्यू है, उसी ऑप्शन की जो मेरी मार्केट वैल्यू चल रही है, मेरी मार्केट वैल्यू चल रही है ₹70 पर शेयर, राइट। तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है, एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है। यहाँ बच्चे अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं ऑप्शन की, तो एक वैल्यू बच्चे जो होगी ऑप्शन की वो होगी ये, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विल बी डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज 30। इंट्रिंसिक वैल्यू माने वो डिस्काउंट जो मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूं ऑप्शन को एक्सरसाइज करते टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता चल गया कि ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं। अब हम आगे इसकी अकाउंटिंग जानेंगे बच्चे कि ऑप्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है। तो आइए हम चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ और हम जानते हैं कि ऑप्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है, राइट। तो हम ऑप्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग की बात करते हैं और उसके बारे में जानते हैं।